बच्चों, आज हम पाठ संस्कृति के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग तो खूब करते हैं, पर वे इनके अर्थ के बारे में भ्रमित रहते हैं। वे इनके अर्थ को जाने समझे बिना मनमाने ढंग से इनका प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक विशेषण लगाकर इन्हें और भी भ्रामक बना देते हैं। ऐसी स्थिति में लोग इनका अर्थ अपने अपने विवेक से लगा लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन शब्दों के सही अर्थ की समझ अब तक नहीं बन पाई है। बच्चों, प्रश्न नंबर 2, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है और इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे मनुष्य की जीवन शैली और खान पान में बहुत बदलाव आया। दूसरे, मनुष्य के पेट की ज्वाला अधिक सुविधाजनक ढंग से शांत होने लगी। इससे इसका उसका भोजन स्वादिष्ट बन गया तथा उसे सर्दी भगाने का साधन भी मिल गया। इसके अलावा प्रकाश और आग का भय दिखाने से जंगली जानवरों के खतरे में भी कमी आई। आग ने मनुष्य के सभ्य बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसकी खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत पेट की ज्वाला, सर्दी से मुक्ति, प्रकाश की चाहत तथा जंगली जानवरों के खतरे में कमी लाने की चाहत रही होगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपना पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता है या खाली नहीं बैठता है। वह अपने विवेक और बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है और समाज को अत्यंत उपयोगी आविष्कार देकर उसकी सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण जैसे न्यूटन संस्कृत व्यक्ति था जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। इसी तरह सिद्धार्थ ने मानवता को सुखी देखने के लिए अपनी सुख सुविधा छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया, जंगल की ओर चले गए। तो ये वास्तव में संस्कृत व्यक्ति थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत संबंधी नए तथ्य का दर्शन किया और इस सिद्धांत की खोज की। नई चीज की खोज करने के कारण न्यूटन संस्कृत मानव था। कुछ लोग जो न्यूटन के पीढ़ी के हैं, वे न्यूटन के सिद्धांत को जानने के अलावा अन्य बहुत सी उन बातों का ज्ञान रखते हैं जिनसे न्यूटन सर्वथा अनभिज्ञ था, परंतु उन्हें संस्कृत मानव इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने न्यूटन की भांति किसी नए तथ्य का आविष्कार नहीं किया। ऐसे लोगों को संस्कृत मानव नहीं बल्कि सभ्य मानव कहा जा सकता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। यानी कि सुई धागा जब बनाओ तो उनके पीछे कौन सी प्रेरणा रही होगी। सुई धागे का आविष्कार जिन दो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया वे हैं अपने शरीर को शीत और उष्ण मौसम से
सुरक्षित रखने के लिए, कपड़े सिलने हेतु, मनुष्य द्वारा सुंदर दिखने की चाह में, अपने शरीर को सजाने के लिए, क्योंकि इससे पूर्व वह छाल एवं पेड़ के पत्तों से यह कार्य किया करता था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब। पहला पार्ट है मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई, और इसका ख पार्ट है जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। इस प्रश्न का उत्तर है समय समय ऐसी कुचेष्टाएं की गईं जब मानव संस्कृति को धर्म और संप्रदाय में बांटने का प्रयास किया गया। कुछ असामाजिक तत्व तथा धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का प्रयास कर मानव संस्कृति को बांटने की कुचेष्टा की। इन लोगों ने अपने भाषणों द्वारा दोनों वर्गों को भड़काने का प्रयास किया। इनके त्योहारों पर भी एक दूसरे को उकसाकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया। वे मस्जिद के सामने बाजा बजाने और ताजिए के निकलते समय पीपल की डाल कटने पर संस्कृति खतरे में पड़ने की बात कहकर मानव संस्कृति विभाजित करने का प्रयास करते रहे। इसका ख पार्ट है मानव संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना निहित है। इस संस्कृति में अकल्याणकारी तत्वों के लिए स्थान नहीं है। समय समय पर लोगों ने अपने कार्यों से इसका प्रमाण भी दिया। जैसे भूखे व्यक्ति को लोग अपने हिस्से का भोजन खिला देते हैं। बीमार बच्चे को अपनी गोद में लिए माँ सारी रात गुजार देती है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर अणु बम गिराने के बाद वैश्विक स्तर पर सभी अमेरिका के खिलाफ हो गए थे। सिद्धार्थ मानवता को सुखी देखने के लिए राजा के सारे सुख छोड़कर ज्ञान प्राप्ति हेतु जंगल की ओर चले गए। अब है प्रश्न नंबर 7। इसमें है आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क है मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृति का कल्याण की भावना से गहरा नाता है। इसे कल्याण से अलग नहीं देखा जा सकता। यह भावना मनुष्य को मानवता हेतु उपयोगी तथ्यों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में कोई व्यक्ति जब आत्मविनाश के साधनों की खोज करता है और उससे आत्मविनाश करता है, तब वह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी संस्कृति में जब कल्याण की भावना नहीं होती है, तब वह असंस्कृति का रूप ले लेती है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर रचना और अभिव्यक्ति के। प्रश्न नंबर 8। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। यानी कि आपको अपनी परिभाषा देनी है कि आपके क्या विचार हैं। लेखक द्वारा अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है। संस्कृति संस्कृत मानव द्वारा किया गया ऐसा कोई आविष्कार या नए तथ्य का ज्ञान जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है, उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति त्याग की भावना से मजबूत एवं समृद्ध होती है। संस्कृति का संबंध मनुष्य के भीतर यानी कि मन से है। सभ्यता की परिभाषा, संस्कृति का परिणाम सभ्यता कहलाता है। हमारे खान पान का ढंग, जीने मरने का तरीका, लड़ने झगड़ने का ढंग,
पहनने ओढ़ने की कला, आवागमन के साधन और ढंग सब हमारी सभ्यता है। यह मनुष्य की बाहरी वस्तु है। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पाठ में बनते हैं। संस्कृति पाठ का उद्देश्य या उसमें निहित संदेश स्पष्ट कीजिए कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देना चाहा है। संस्कृति पाठ से स्पष्ट होता है कि ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा उसकी संस्कृति है, जिससे मानवता का कल्याण होता है। इसी संस्कृति का परिणाम सभ्यता है। संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना समाई होती है। मनुष्य को अपने कार्यों से कल्याण की भावना में कमी नहीं आने देना चाहिए। मनुष्य का सदा यही प्रयास होना चाहिए कि उसकी सभ्यता असभ्यता न बनने पाए। प्रश्न नंबर 2, संस्कृत व्यक्तियों के लिए भौतिक प्रेरणा का क्या महत्व है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, संस्कृत व्यक्तियों का सदा यही प्रयास रहता है कि वे अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नए तथ्य की खोज करें। इसमें भौतिक प्रेरणाओं का बहुत योगदान होता है। ऐसा व्यक्ति तन ढका और पेट भरा होने पर भी खाली नहीं बैठता है और भौतिक प्रेरणाओं के प्रति जिज्ञासु बना रहता है और इस जिज्ञासा को शांत करने में प्रयासरत रहता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सिद्धार्थ ने मानव संस्कृति में किस तरह योगदान किया है? सिद्धार्थ यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध बने। सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के पुत्र थे जिनके पास सुख सुविधाओं का विशाल भंडार था। पर सिद्धार्थ को मानवता का दुख दुखी कर रहा था। उन्होंने इस दुखी मानवता के दुख के निवारणार्थ अपने सुख को ठोकर मारकर ज्ञान की प्राप्ति हेतु निकल पड़े, जिसका लाभ उठाकर मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सके। प्रश्न नंबर 4, संस्कृति के असंस्कृति बनने का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि इस असंस्कृति का परिणाम क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है, संस्कृति मनुष्य का सदा कल्याण करती है। जब संस्कृति से कल्याण की भावना समाप्त होती है तो वह असंस्कृति बन जाती है। संस्कृति मनुष्य को सभ्य बनाती है, परंतु इस असंस्कृति का परिणाम यह होगा कि सर्वत्र असभ्यता का बोलबाला होगा, जिससे मनुष्यता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, ज्ञान का प्रथम पुरस्कर्ता किसे कहा गया है? संस्कृति पाठ के आधार पर बताएं। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाले मनीषी को ज्ञान का प्रथम पुरस्कर्ता कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट और तन ढका होने पर भी वह केवल शारीरिक आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन रहता है और कुछ नया खोजना चाहता है। इसलिए वो